हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10 के अंतर्गत अध्याय 3 देख रहे थे इतिहास का, और इसके अंतर्गत हम लोग भूमंडलीकृत विश्व का बनना देख रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग कुछ चीज़ों पर डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भूमंडलीकरण क्या है तथा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में रेशम मार्ग का क्या योगदान है, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोगों को क्या करना है कि आज हम लोगों को यह देखना है कि 1815 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। यानी कहने का अर्थ है कि भूमंडलीकरण ने 19वीं सदी की दुनिया को कैसे प्रभावित किया, किस प्रकार के परिवर्तन किया। तो सच बात तो यह है कि भूमंडलीकरण ने 19वीं सदी की दुनिया को काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित किया। इससे पूर्व की सदी में जैसे अगर हम बात करें तो 16वीं सदी के अंतर्गत जितने भी भौगोलिक खोजें हुए तथा 18वीं सदी के अंतर्गत जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ तथा तत्कालीन विश्व में जिस प्रकार के तकनीकी परिवर्तन हो रहे थे, वह 19वीं सदी की दुनिया में परिवर्तन के लिए काफ़ी योगदान दे रहा था। इस सदी के अंतर्गत देखा गया कि नई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। इसमें संचार के साधन तथा यातायात के साधनों में देखा गया कि वृद्धि हो रहा है। काफ़ी तीव्र गति से चलने वाले यातायात के साधनों को विकास किया गया जिसके चलते वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन हो रहा था, उनके रहन सहन में परिवर्तन हो रहा था। औद्योगिकरण के कारण जो औद्योगिकरण हुआ था, औद्योगिक समाज का जो निर्माण हुआ था, उसके कारण जो नए प्रकार की बस्तियों का निर्माण हो रहा था, नए शहरों का निर्माण हुआ था, पुराने शहरों का विस्तार हो रहा था, और इसमें व्यापारिक संबंध एक नए आयाम को छू रहे थे, क्योंकि व्यापार में विस्तार तथा बाजार की आवश्यकता ने विदेशी संबंध को एक नया मुकाम पर पहुंचा दिया था। इसके बीच में एक नई दुनिया का निर्माण हुआ, एक नए सदी वैश्विक दुनिया का निर्माण हुआ, जिसमें एक नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उदय हुआ। इस नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में तत्कालीन अर्थशास्त्रियों ने देखा कि 3 प्रकार के प्रवाह देखे। इसी को हम लोगों को अध्ययन करना है, और इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है। इससे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 19वीं सदी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत किन 3 प्रकार की गतियों या प्रवाहों को देखा। तो इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने कहा ना कि 19वीं सदी के अंतर्गत जो अर्थशास्त्री थे, तत्कालीन अर्थशास्त्री थे, वे 3 प्रकार के प्रवाह देखे। नंबर 1 व्यापार का प्रवाह, व्यापार का प्रवाह। अगर नंबर प्रवाह या गति कह सकते हैं, या गतियां, प्रवाह या गतियां। नंबर 2 की बात करें तो श्रम का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और या गतियां। और नंबर 3 की बात करें तो पूंजी का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, गतियां। हम नंबर 1 पर डिस्कशन करें तो 19वीं सदी के अंतर्गत देखा गया कि व्यापार के अंतर्गत कुछ प्रमुख वस्तुओं का व्यापार होता था, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो गेहूं की बात करें, कपास की बात करें, कपड़ा की बात करें, रबड़ की बात करें, इन चीज़ों का व्यापार हो रहा था। अगर 19वीं सदी में जिस प्रकार के व्यापारिक संबंध उत्पन्न हो रहे थे, उनको अध्ययन करने के लिए औद्योगिक यूरोप में खाद्य व्यवस्था की मांग और आपूर्ति को यदि देखते हैं तो ये बातें हमको समझ में आ जाती है। अगर हम बात करें तत्कालीन यूरोप की बात करें तो तत्कालीन यूरोप के देश, सभी देश, वह खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता था। लेकिन ब्रिटेन की बात कुछ और थी, क्योंकि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति हुआ था और ब्रिटेन का एक दूसरे प्रकार के समाज का निर्माण हुआ था। हालांकि ब्रिटेन की अगर बात करें तो 1730 तक वह भी कृषि प्रधान देश था, लेकिन औद्योगिकरण के कारण जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुआ तो औद्योगिकरण के कारण ब्रिटेन में एक नए प्रकार के आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, एक नए प्रकार के सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसे हम लोग औद्योगिक समाज के नाम से जानते हैं। अगर वह यानी ब्रिटेन अगर वह कृषि या कहें कि खाद्य
आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता तो ब्रिटेन के लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हो पाता, जीवन स्तर गिर जाता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है कि जब ब्रिटेन की 19वीं सदी के अंतर्गत जब ब्रिटेन की जनसंख्या में वृद्धि हुआ तो अनाज के दामों में वृद्धि होने लगा, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और जिसके कारण वहाँ पर अनाज की कीमतें बढ़ने लगी। तो दूसरी तरफ जमींदारों के द्वारा ब्रिटिश सरकार से एक मांग किया गया था कि जो ब्रिटेन में मक्का का आयात होता है, इसको हम लोग कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं और इस पर कभी कभी लघु उत्तरी क्वेश्चन भी पूछता है, कॉर्न लॉ क्या है। और इसी पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि कॉर्न लॉ क्या है, और कॉर्न लॉ के निरस्त रद्द या सामान्य भाषा की अगर बात करें तो समाप्त किए जाने के बाद क्या प्रभाव ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है। और हम व्यापार का जो प्रवाह की बात कर रहे हैं कि उस समय यानी कि 19वीं सदी की दुनिया के अंतर्गत देखा गया कि व्यापार के प्रवाह के अंतर्गत वस्तुओं, चाहे अगर कपड़े की बात किया जाए, चाहे गेहूं की बात किया जाए, चाहे कपास की बात किया जाए, यानी मैक्सिमम कृषि उत्पादों का ही व्यापार होता था। अगर औद्योगिक यूरोप की बात करें तो औद्योगिक यूरोप के अंतर्गत जो ब्रिटेन था वह औद्योगिक रूप से पूरे यूरोप की अगर बात करें तो सबसे औद्योगिक रूप से संपन्न देश था। और यही कारण है कि वह खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर नहीं बढ़ा, बल्कि क्या किया कि वहाँ पर जो कॉर्न लॉ था, तो हमने कॉर्न लॉ पर डिस्कशन करने की बात किया था कि कॉर्न लॉ पर ही पहले डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए कॉर्न लॉ क्या है। तो जो ब्रिटेन के भूस्वामी कृषि उत्पादों पर अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बनाया कि ब्रिटेन में जो मक्का का आयात हो रहा है, मक्का के आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाए, जिसके कारण ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार ने भूस्वामियों के दबाव में आकर के उसने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिन कानून के अंतर्गत मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था उसे हम लोग कॉर्न लॉ के नाम से जानते हैं। लेकिन जब ब्रिटेन की जनसंख्या में वृद्धि हुआ तथा कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने लगी, तो कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने के कारण कृषि उत्पादों के दाम बढ़ गए, जिसके चलते अगर हम उद्योगपतियों की बात करें, आम शहरियों की बात करें, वह परेशान हो गए क्योंकि ऊंची कीमतों पर वह अनाज नहीं खरीद सकते थे। यही कारण है कि ब्रिटेन के जो आम शहरी थे, उद्योगपति थे, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे और उन्होंने मांग किया कि कॉर्न लॉ को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और यही कारण है कि उद्योगपतियों और आम शहरियों के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1846 ईस्वी में कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। तो कॉर्न लॉ के समाप्त करने के कारण वहाँ पर ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटेन के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन के किसान अब किस प्रकार से खेती करने लगे। तो देखिए कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार अनाजों का आयात करना प्रारंभ कर दी। अनाजों के आयात करने के कारण जो बाजार में अनाज आ रहे थे वह काफ़ी सस्ते दर पे आ रहे थे। तत्कालीन ब्रिटेन में यह देखा गया कि जो कृषि उत्पाद थे, जो ब्रिटेन के किसान उत्पादन करते थे, उनकी लागत मूल्य के से भी कम मूल्य में बाजार में अनाज उपलब्ध था। यही कारण है कि ब्रिटेन के किसान खेती करना छोड़ दिए, गांव के गांव उजड़ गए, बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और बेहतर रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर गए। बहुत से ब्रिटेन के जो किसान थे वह अगर बात करें कि यूरोप के अन्य देशों में, चाहे अमेरिका में जाकर के बसने लगे तथा वहाँ पर जाकर के कृषि करने लगे, क्योंकि अब ब्रिटेन में कृषि करना फायदे का कार्य नहीं रह गया क्योंकि घाटे का कार्य रह गया। तो यह जो रुझान है, जो व्यापार
का प्रवाह है, इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, इस कॉर्न लॉ के कारण ब्रिटेन में जो जनसंख्या में वृद्धि हो रहा था, अनाजों के दाम में वृद्धि हो गया। लेकिन इसको रद्द करने के बाद ब्रिटेन के जो किसान हैं, ब्रिटेन के किसान यूरोप के अन्य देशों में जाकर के कृषि कार्य करने लगे, या फिर रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर गए। यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है कि ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए, या कहें कि ब्रिटेन में अनाज जो आयात कर रहा था, तो ब्रिटेन सरकार की मांग को पूरा करने के लिए, चाहे पूर्वी यूरोप की बात किया जाए, चाहे रूस की बात किया जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात किया जाए, चाहे अमेरिका की बात किया जाए, या संपूर्ण रूप से कहा जाए तो दुनिया के प्रत्येक क्षेत्रों में ब्रिटेन के लोगों को पेट भरने के लिए जंगलों को साफ किया गया, खेतों का निर्माण किया गया, तथा उनके लिए कृषि यानी कि अनाजों का उत्पादन किया गया। अब इन समस्या उत्पन्न होता है कि अब यहाँ पर देखिए कि जो व्यापार का प्रवाह हो रहा है, तो पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि जो गेहूं की बात करें, कपास की बात करें, रबड़ की बात करें, ये तमाम तरह के कृषि उत्पाद ही थे। इसके साथ में कपड़ा भी था। तो इसका क्या हो रहा है, ब्रिटेन क्या कर रहा है, कृषि उत्पादों का आयात कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन के किसान खेती करना बंद कर देते हैं, जिसके चलते पूरे वर्ल्ड में यह देखा गया कि पूरे पूर्वी यूरोप की बात करें, रूस की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या दुनिया के हर क्षेत्र से ब्रिटेन को कृषि उत्पादों का निर्यात होना प्रारंभ हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूरोप के देशों में खाद्य उपलब्धता किस पर निर्भर हो गई, विदेशी व्यापार पर निर्भर हो गई। तो इस तरह से अर्थशास्त्रियों ने इसको नाम क्या दिया कि व्यापार का प्रवाह या गतियां। अगर दूसरी बात करें तो श्रम का प्रवाह, अगर इसके अंतर्गत बात करें तो देखिए कि जब ब्रिटेन के लोगों का पेट भरने के लिए, चाहे पूर्वी यूरोप की बात करें, चाहे रूस की बात करें, खासतौर से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पर जंगलों को साफ करके खेतों का निर्माण हुआ। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं था कि स्थानीय लोग ही खेती करते थे। यही नहीं, अगर खेत से जो भी अनाज उत्पादन होते थे, उसे तीव्र गति से बाजार में पहुँचाने के लिए रेलवे के जाल भी बिछाया गया। यही नहीं, यूरोप के देशों में उसके निर्यात करने के लिए जहाज़ों की संख्या भी बढ़ाई गई, तथा जहाज़ों की जो डिब्बे थे उसको भी विस्तार दिया गया, यानी कि उसको भी बड़ा किया गया। तो कह सकते हैं कि भारी मालवाहक जहाज़ों का निर्माण किया गया। लेकिन इन सब के लिए जो विकास हो रहा था, इन सब के लिए आवश्यकता क्या थी, तो श्रम और पूंजी दोनों की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर देखिए कि हम देखते हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे कि देखा गया कि तत्कालीन 19वीं सदी के अंतर्गत या तत्कालीन समय में हम देखा गया कि अगर चीन की बात करें, चाहे भारत की बात करें, चाहे अफ्रीका की बात करें, तमाम तरह के देशों से लोगों को ला करके या तो कृषि बागानों में, या फिर कृषि उत्पाद यानी कि नए जो खेत निर्मित हो रहे थे उन खेतों में, या फिर खादानों में काम करने के लिए विवश किया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि श्रम का क्या होने लगा, प्रवाह होने लगा। क्योंकि एक अनुमान है कि लगभग 19वीं सदी के अंतर्गत 5 करोड़ लोग अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। यही नहीं, 19वीं सदी के अंतर्गत देखा गया कि 19वीं सदी के जो श्रम प्रवाह है उसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो 19वीं सदी के अंतर्गत यह देखा गया कि लगभग विश्व के 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य और बेहतर रोजगार की तलाश में वह एक देश से दूसरे देश में जाकर के बस गए। तो इस तरह से 19वीं सदी के अंतर्गत क्या प्रारंभ हो गया, श्रम का प्रवाह चालू हो गया। पूंजी की प्रवाह की बात करें तो हमने कहा ना कि तकनीकी विकास, चाहे रेलवे का निर्माण की बात, चाहे रेलवे की जाल बिछाने की बात किया जाए, चाहे जहाज़ों के निर्माण की भाप के जहाज़ के निर्माण की बात किया जाए, चाहे संचार व्यवस्था की बात करें, जो भी तकनीकी परिवर्तन हो रहे थे उसके लिए श्रम के साथ साथ पूंजी की भी आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने देखा कि श्रम का जो प्रवाह है, चीन की बात करें, अफ्रीका की बात करें, भारत की बात करें, इन देशों से विश्व के अन्य देशों में श्रमिकों को ले जाकर के बसाया गया। तो यहाँ पर श्रम का प्रवाह प्रारंभ हो गया। लेकिन
पूंजी का प्रवाह हुआ तो पूंजी लंदन जैसे वित्तीय संस्थानों से अन्य देशों की तरफ पूंजी का प्रवाह प्रारंभ हो गया। क्योंकि ब्रिटेन क्या करता था, ब्रिटेन एक औद्योगिक देश था और ब्रिटेन में औद्योगिक विकास काफ़ी तीव्र गति से हुआ था और यही कारण है कि ब्रिटेन न केवल अपने देश के लोगों का पेट भरने के लिए अनाज की मांग कर रहा था बल्कि औद्योगिक संसाधन की भी मांग कर रहा था। जैसे अगर कपास की बात किया जाए, रबड़ की बात किया जाए, इसकी भी उसे ज़रूरत थी और यही कारण है कि विश्व के देशों में लंदन जैसे वित्तीय संस्थानों से पूंजी का प्रवाह प्रारंभ हो गया और इस तरह से 19वीं सदी की दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हुआ उसके अंतर्गत 3 तरह के प्रवाह हुए। व्यापार की अगर प्रवाह की बात किया जाए, श्रम प्रवाह की बात किया जाए और पूंजी का प्रवाह प्रारंभ हो गया। अब ये यहाँ पर 2 प्रश्नों का उत्तर हमने दिया कि 19वीं सदी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार की गतियाँ या प्रवाह देखा गया, नंबर 1। और नंबर 2 कि कॉर्न लॉ क्या है और कॉर्न लॉ के निरस्त होने के कारण ब्रिटेन के किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। और इसी के साथ आज एक और चीज़ देख लेते हैं कि तकनीक ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया। इस पर भी एक प्रश्न बनता है कि ये तकनीक ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित किया, या इसके अंतर्गत एक खास तौर से प्रश्न पूछा जाता है कि खाद्य उपलब्धता ने तकनीकी सुधार ने किस प्रकार के योगदान दिया। तो हम दोनों प्रश्नों का साथ में देखते हैं कि तकनीक ने खाद्य उपलब्धता को कैसे प्रभावित किया। 19वीं सदी के अंतर्गत जो परिवर्तन हो रहे थे, चाहे सामाजिक परिवर्तन की बात किया जाए, राजनीतिक परिवर्तन की बात किया जाए, चाहे सांस्कृतिक परिवर्तन की बात किया जाए, चाहे आर्थिक परिवर्तन की बात किया जाए, एक विश्व स्तर पर वैश्विक संबंध को एक नया आयाम मिल रहा था। यही नहीं, नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा था। ऐसे परिवर्तन के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो तकनीक के बिना यह काम संभव नहीं था। यही कारण है कि तीव्र गति से चलने वाले रेल इंजनों का निर्माण किया गया, भाप के जहाज़ों का निर्माण किया गया, दूरसंचार तकनीक में सुधार किया गया, रेफ्रिजरेशन तकनीक आया और इन सारी तकनीकियों ने यूरोप के लोगों के खाद्य उपलब्धता में काफ़ी परिवर्तन कर दिया। अगर हम नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 है कि रेलवे, यानी कि जो तकनीक के अंतर्गत हम बात करें तो रेलवे व भाप का जहाज। तो 19वीं सदी के अंतर्गत यह देखा गया कि 19वीं सदी के अंतर्गत औद्योगिकरण के कारण, जो औद्योगिकरण हुआ था उसके कारण खेतिहर देशों से जो भी कृषि का उत्पाद होता था, चाहे औद्योगिक संसाधन थे जो कि उद्योग धंधों में काम आते थे, उनका जो ब्रिटेन से बाहर या यूरोप के देशों के बाहर जो भी उत्पादन होता था उनको तीव्र गति से उन देशों में पहुंचाने के लिए रेलवे का विकास किया गया। ताकि रेलवे का विकास इसलिए किया गया क्योंकि जो बंदरगाह थे, बंदरगाहों तक माल को कैसे पहुंचाया जाए, तथा भाप के जहाज बनाए गए। भाप के जहाज इसलिए बनाए गए कि एक देश से दूसरे देश में चाहे खाद्य आपूर्ति हो, चाहे औद्योगिक संसाधन हो, सबको क्या किया जाए, परिवहित किया जा सके। और यही कारण है कि इस तकनीक के आने के बाद न केवल भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, बल्कि इसके माध्यम से एक देश से दूसरे देश में काफ़ी तीव्रता और आसानी के साथ माल का परिवहन होना आसान हो गया। अगर हम दूसरे की बात करें तो रेफ्रिजरेशन तकनीक, अगर रेफ्रिजरेशन तकनीक की बात करें, यही फ्रिज है, तो रेफ्रिजरेशन तकनीक में जो सुधार हुआ उसके अंतर्गत रेफ्रिजरेशन जब आया तो जो औद्योगिक यूरोप था, औद्योगिक यूरोप के लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी परिवर्तन कर दिया। इसका एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि होता क्या था कि अमेरिका से तथा ऑस्ट्रेलिया से
ऑस्ट्रेलिया से यूरोप के देशों को मवेशी निर्यात किए जाते थे। यानी अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से जहाज़ों में लाद करके पशुओं का निर्यात किया जाता था। तत्कालीन रेफ्रिजरेशन तकनीक नहीं आई थी, उससे पूर्व की घटना है कि होता क्या था कि यूरोप के लोगों मांसाहारी थे और उनके लिए मांस के रूप में कटे हुए जानवरों के मांस नहीं सप्लाई किया जाता था, बल्कि मवेशी को ही जहाज़ों में लाद करके भेज दिया जाता था, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न होता था कि जो मवेशी होते थे या तो मवेशी रास्ते में ही मर जाते थे, या बीमार हो जाते थे, या कमज़ोर हो जाते थे, उनका वजन घट जाता था, जिससे इन मवेशियों के परिवहन करने के कारण जो भी लागत मूल्य था, लागत मूल्य काफ़ी ऊंचा हो जाता था, जिसके चलते माल यानी कि मांस अगर बात करें तो मांस बाजार में काफ़ी महंगे में उपलब्ध हो पाते थे। लेकिन जब रेफ्रिजरेशन तकनीक आया तो रेफ्रिजरेशन तकनीक आने के कारण जो जिंदा जानवरों का निर्यात किया जाता था, उसके जगह पे कटे हुए जानवरों का मांस निर्यात होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब रेफ्रिजरेशन तकनीक के चलते मांस को खराब होने की कोई संभावना था नहीं, जिसके चलते वह क्या हुआ, कटे हुए जानवरों का मांस सब यूरोप के देशों में भेजा जाने लगा। अब इसके अंतर्गत क्या था, इसके रेफ्रिजरेशन तकनीक आने के कारण जो जिंदा जानवर जितने जगह में जाते थे उससे कम जगह में मांस काफ़ी भारी मात्रा में भेजा जाता था। इसमें खराब होने की भी संभावना नहीं थी, वजन कम होने की भी संभावना नहीं थी, क्योंकि वह तो डायरेक्ट मांस था। और जब यह यूरोप के देशों में जब रेफ्रिजरेशन तकनीक आने के कारण यूरोप के जब बाज़ार में यह मांस पहुंचा तो मांस की कीमत में क्या हो गया, कमी हो गया, जिसके चलते यूरोप के जो गरीब लोग भी थे वह मांसाहार के रूप में भोजन करना प्रारंभ कर दिए, और जिसके चलते यूरोप के देशों के लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार देखा गया। अगर ये है रेफ्रिजरेशन तकनीकी। और तीसरे की बात करें तो नहर का विकास, नहर का विकास। अगर तकनीकी विकास के अंतर्गत बात करें तो कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए ये नहरों का जाल बिछाया गया। अगर हम बात करें, इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है पंजाब, हमारे भारत में मिलता है। हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, और यहाँ पर कृषि उत्पाद में वृद्धि करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि पंजाब तथा राजस्थान के अर्ध रेगिस्तानी परती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाया गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जो पंजाब राज्य था उसमें ये गेहूं तथा कपास के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो गया। देखा गया कि गेहूं के उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गया, और पंजाब में आज भी इस प्रकार की बस्तियां हैं जिसे कैनाल बस्तियों के नाम से जाना जाता है, कैनाल बस्तियों के नाम से जाना जाता है। तो हम ये तीनों प्रकार की जो तकनीक है, चाहे रेलवे व भाप के इंजन की बात करें, भाप के जहाज़ की बात करें, चाहे रेफ्रिजरेशन तकनीक की बात करें, चाहे नहर तक की तकनीक के आने के कारण यूरोप के लोगों के जो खाद्य पदार्थ थे उसमें काफ़ी विविधता आया तथा लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आया। हम अगले दिन मिलते हैं, तो अगले दिन हम लोग देखेंगे कि अनुबंधित श्रमिक क्या होते हैं और अनुबंधित श्रमिकों ने सांस्कृतिक समागम को कैसे आगे बढ़ाया, उनका सांस्कृतिक समागम में क्या योगदान था, तथा महामंदी और महामंदी का प्रभाव। थैंक यू।